हाँ जी, जय हिंद सभी को। और जैसे हमने आपके सामने ये वादा किया था आपसे कि हम ऐसे मिक्स प्रैक्टिस लेके आएंगे, तो वो उसका आज आरंभ हो चुका है। तो आरंभ है तो आरंभ को देखिएगा और मज़ा लीजिएगा इस चीज़ का कि इतना खतरनाक कंटेंट और कैसे कैसे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछता है आपसे, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई। तो किसके बारे में दी गई है? तो ये सभ्यता किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में सूचना दी गई है। तो आंसर तो गया ए। लेकिन ऋग्वेद से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद में किसकी स्तुति की जाती है? मंत्रोच्चारण किया जाता है, देवताओं की स्तुति की जाती है। और इसका जो उद्गाता यानी गायन करने वाला था, पुजारी होता है, उसे होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र है। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्प्यूट है, कोई बुक ज्यादा देती है, कोई बुक कम देती है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के। ऋग्वेद का प्रथम मंडल अग्नि देवता को, इसमें 10 मंडल है तो प्रथम मंडल अग्नि देवता को समर्पित है, द्वितीय मंडल अग्नि में इंद्र देवता को, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे कहा जाता है, ये तीसरा मंडल गायत्री मंत्र जिसमें है, और ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। और गायत्री मंत्र में सविता देवता का जिक्र मिलता है। उसके बाद छठा मंडल सरस्वती नदी का, इसमें सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया, नदी तमा। और एक बार गंगा का जिक्र मिलता है, 3 बार यमुना, और सिंधु को सबसे ज्यादा बार इसमें सुना गया। इसका पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल कहा जाता है, सबसे बाद में जो बने, और सबसे पहले जो बने थे प्राचीन मंडल वो 2 से 7 तक है। 7वें मंडल में राजा सुदास व 10 राजा का 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वें मंडल में सोमरस के बारे में बताया गया। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, उसके बाद फिर केश क्षत्रिय, उसके वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया। और ऋग्वेद का उपवेद मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, आयुर्वेद हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्याज कोर्ट वाज। ग्रीक एम्बेसडर कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था मेगस्थनीज को। किसे भेजा गया भाई? मेगस्थनीज को भेजा गया। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। आंसर तो सी गया, लेकिन इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और पत्नी का नाम दुर्धरा। इनके पिता का नाम चंद्रवर्धन, माता का नाम मुरा देवी। गुरु पूछा जाता है चाणक्य। और इन्होंने स्थापना की थी कौन से वंश की? मौर्य वंश की। मौर्य वंश कब से कब तक चला? 323 बीसी से लेकर 297 बीसी तक शासन किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहां हुई थी, कैसे हुई थी? तो श्रवण बेलगोला में हुई, कर्नाटक में। और ये कौन सी प्रक्रिया से? संलेखना प्रक्रिया, यानी कि उपवास रखने के कारण इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया था लास्ट में? इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये भी याद रखना, जैन धर्म। इसके बाद फिर युद्ध, इनके शासनकाल में सबसे मुख्य युद्ध था सेल्यूसिड का युद्ध, जिसे क्या भी कहा जाता है, ये आपका चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कहा जाता है। 305 से 303 बीसी के बीच में ये हुआ। और सेल्यूकस की पुत्री हेलना से उसके पश्चात इनका विवाह हो जाता है। दूसरी पत्नी कौन सी हो जाती है इनकी? हेलना दूसरी पत्नी हो जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखबक्स वाज अ टाइटल गिवन टू रूलर। लाखबक्स की उपाधि किस शासक को दी गई? अब लाखबक्स किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाखबक्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारा दान देता था, लाख मुद्रा का दान दिया करता है, इसलिए से लाखबक्स कहा गया। और लाखबक्स किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसका? गोरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अगर पूछा जाए तो कौन था? ये लाखबक्स यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका यहां से इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। अब इसकी उपाधियां पूछी जाती है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां, इनको गोरी ने जो उपाधि दी वो मलिक नाम की उपाधि दी, और इन्होंने खुद को सुल्तान, और जनता ने इन्हें लाखबक्स की उपाधि दी। यही लाखबक्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। उसके बाद इनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य पूछे जाते हैं। जैसे कुतुब मीनार की नींव रखी गई, कुतुब उल इस्लाम की मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या हो जाते हैं यहां से छोटी छोटी सी बातें, यानी कि जो इन्होंने यहां आपका इनोग्रेशन किया था। और उसके बाद पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक था जिसकी पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए डेथ हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी, इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर लाखबक्स। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ गुड होप, तो ये भी ध्यान में रखना, केप ऑफ गुड होप। तो आंसर क्या जाएगा? 1498 की बात है। कब की बात है? 1498 की बात है, और व्यक्ति का नाम क्या है? वास्को डिगामा। बाकी अमुंदसन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन कोबाल्ट जो लिखा है, क्रिस्टोफस भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें, आंसर तो ए गया, लेकिन अब छोटी सी बातें जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो यहां से कोलंबस, एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, कोलंबस। कोलंबस भी 1492 में चलता है, और ये बहामास आइलैंड की खोज करता है, जो कैरिबियाई आइलैंड पर पड़ता है। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आते हैं पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, ये 1501 में ब्राजील की खोज करता है, ये भी पूछा जाता है ब्राजील के लिए। और बार्थोलोमेव डियाज 1588 में केप ऑफ गुड होप की खोज करता है। जो केप ऑफ गुड होप है वही आपका बार्थोलोमेव डियाज। और वास्को डिगामा 170 नाविकों के साथ चला था। और यहां एक और पूछा जाता है अमेरिका की खोज, तो एक व्यक्ति का नाम था अमेरिगो वेस्पुप्सी। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुप्सी। अमेरिगो वेस्पुप्सी, इसने खोज की थी किसकी? अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की। तो अमेरिका कौन पहुंचा? ये अमेरिगो वेस्पुप्सी। तो ये बातें किससे? इस क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा एक बार मैं ये बात कहूंगा आपसे, आप रूमिनेशन किया करें। क्या किया करें? रूमिनेशन। अब रूमिनेशन क्या होता है? आपने ये अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन पढ़े। अब रूमिनेशन का मतलब होता है मनन करना, जिसको सभी कोई टीचर स्कैन थेरेपी बोलता है, कोई आंखें बंद करके बोलता है। रूमिनेशन होता है मनन करना, मनन चिंतन। यानी कि आप आंखें बंद करेंगे और सोच लेंगे कि हमने इस तरह से आपको इतना अच्छा सा फोटो दिखाया सामने, तो पहले में क्या था? ये आपका किसके बारे में आया? ऋग्वेद के बारे में आया। इधर की तरफ इस तरह से ट्री मेथड बनाया सर ने, इधर की तरफ ये लिखा था, यहां ये लिखा था। इस तरह से सारी चीजें स्कैन करनी है, सारी चीजें याद करनी है। तो अगर आप इस तरह से मनन करेंगे तो सारी बातें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहां चलाई थी? तो मंगल पांडे उस समय पर बैरकपुर में हुआ करते थे, और बैरकपुर में कौन सी? 34वीं इन्फेंट्री में थे, जो बंगाल में थी। आंसर रहेगा आपका ए। और इसके बारे में अब 1857 के विद्रोह से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारी की सारी बातें कर लेंगे। चलिए यहां देखेंगे, सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से मंगल पांडे ने नारा क्या दिया था? मारो फिरंगी को। और इन्होंने 1857 के पहला शहीद भी किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को। कौन सी इन्फेंट्री में? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में थे। कब स्टार्ट हुआ? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान में विद्रोह किया। 2 जो अधिकारी थे उनको मार दिया, मारा है, घायल किया था। उसके बाद फिर 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दी गई। कब फांसी दी गई मंगल पांडे को? 8 अप्रैल को। उसके पश्चात 10 मई, अप्रैल के बाद मई आया, 10 मई को 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ। जो 85 सैनिक थे वो भी बंगाल से संबंध रखते थे, उन्होंने क्या कर दिया? यहां से विद्रोह स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये विद्रोह कहां कहां से स्टार्ट हुआ? जैसे कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह व अमर सिंह, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, और लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 का विद्रोह स्टार्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, इनको भी आंखें बंद करके एक बार सोच लेंगे कि इलाहाबाद से किसने स्टार्ट किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, इस तरह से याद हो जाएंगी सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग के नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। बीजी तिलक से अगर पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस पूछा जाता है। आर्यंस किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तिलक के द्वारा। इनके बारे में, गांधी के बारे में बात आई तो गांधी जी को खत्म कर लेते हैं, गांधी जी की सारी बातें पढ़ लेते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन? गांधी जी की सारी पुस्तकें देखेंगे, मेन पुस्तकें। जैसे एक पुस्तक का नाम हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, अफ्रीका में सत्याग्रह, ग्राम स्वराज, ये सारी की सारी क्या है? मुख्य पुस्तक है गांधी जी की। उसके बाद फिर यहां से गांधी से एक क्वेश्चन बनता है, गांधी जी को कब बाहर फेंका गया? तो 1893 में पीटर मैरिजबर्ग
गुलबर्ग स्टेशन से बाहर निकाला गया। और उसके बाद फिर गांधी जी भारत कब आए क्वेश्चन, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, जिसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है चंपारण कब हुआ, 1917। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920। किसके बाद स्टार्ट होता है, जैसे ही आप जलियांवाला बाग कांड स्टार्ट हो उसके पश्चात। दांडी मार्च 1930, नमक कानून भी कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के जीवनी के बारे में जाने तो यहां से इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, पत्नी कस्तूरबा गांधी। और पुत्र के बारे में पूछा जाए तो यहां से हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, ये जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और गांधी जी से सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन, गांधी जी ने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, सिर्फ एक बार, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। बेलगांव में जो अधिवेशन होता कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष रहे। तो ये बातें गांधी जी से बनने वाले सारे फैक्ट कवर कर लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन 1921 की बात है। कब की बात है, 1921 की बात है। और 3:2 में, 3:2, ये क्या थी, लंबाई, और ये क्या थे, वृत्त यानी कि चौड़ाई। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये रखा, और व्यक्ति का नाम था पिंगली वेंकैया के द्वारा इसे डिजाइन किया गया। तिरंगे में कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। ऊपर की तरफ इस तरह से, यहां पर कलर, ये आपका सबसे पहले कलर कौन सा, ऑरेंज, पहले ऑरेंज कलर सबसे ऊपर, बीच में कलर का नाम आता है व्हाइट कलर, और नीचे आता है ग्रीन कलर। यही बीच वाले पार्ट में ही सेंटर में क्या पाया जाता है, यहां पर एक अशोक चक्र पाया जाता है, जिसमें कितनी, 24 तिल्लियां हैं। यह भी पूछा जाता है कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां हैं। और इसका कलर क्या है, चक्र का कलर है नीला। चक्र का कलर कैसा, नीले कलर का चक्र है। कितना अनुपात, 3:2। ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आंध्र प्रदेश, द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, यानी कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन नृत्यों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लासिकल डांस है। तो आंध्र प्रदेश का अगर पूछा जाए तो कुचिपुड़ी कहां का, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहां का, ओडिशा का है। ओडिसी ओडिशा का है, ओडिशा का ओडिसी है भाई। भरतनाट्यम कहाँ का है, सबसे प्राचीन भी इसे कहा जाता है, सभी नृत्यों का इसे जनक भी कहा जाता है। यह है आपका तमिलनाडु से संबंध रखता है, तमिलनाडु से संबंध रखता है। क्या नाम है इसका, भरतनाट्यम। और कथकली का संबंध पूछा जाए तो ये कहां से, केरल से। कहां से, केरल से हो जाता है। टोटल कितने क्लासिकल डांस है, तो टोटल पूछा जाए तो 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है। और अगर पूछा जाए केरल से एक और नाम लिखेंगे, केरल से एक नाम और क्या लिखेंगे, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है भाई, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इसका नाम हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर पूछा जाए सारे के सारे कवर करने हैं तो सारे कवर करेंगे। बचा कौन सा है, एक यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कथक, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कथक। उसके बाद फिर असम का क्लासिकल डांस पूछा जाता है, असम का सत्तरिया, असम का सत्तरिया। उसके बाद फिर एक पूछा जाता है आपसे मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुर से पूछा जाता है मणिपुरी। तो टोटल कितने हुए, टोटल 8 क्लासिकल डांस है। तो 8 के 8 कवर कर लिए। तो आंसर रहेगा आपका ए, कुचिपुड़ी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, संविधान सभा कब गठित की गई। तो संविधान सभा कब गठित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव से या फिर कैबिनेट मिशन प्लान। हाँ जी, आंसर बिल्कुल करेक्ट, यहां पढ़ते ही दिख गया किसके द्वारा गठित की गई। तो आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान। बात है 24 मार्च की, कब की बात है, 24 मार्च 1946 की बात है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है, और जिसके थ्रू 3 मेंबर आते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद फिर दूसरा एवी अलेक्जेंडर
और एक व्यक्ति का नाम आता है यहां से पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तो आंसर रहेगा बी इज करेक्ट आंसर। इसी ने क्या बनाई, संविधान सभा बनाई। इसी ने कहा कि संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहां से। द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द। अगर मैं बात करूं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना में केवल आज तक एक बार 42वें संविधान संशोधन से, किससे, केवल और केवल 42वें संविधान संशोधन से आज तक एक बार ही संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। और इससे संबंधित सारे फैक्ट याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना कहां से ली गई है, प्रस्तावना अमेरिका से पूछा जाता है क्वेश्चन, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये आपका अगर पूछा जाए, इसका आधार क्या था, प्रस्तावना का आधार, प्रस्तावना का आधार था जो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी पहले सत्र में। तो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक थी संविधान सभा की 1946 में। उसमें जो उद्देशिका प्रस्ताव लेके आए थे, और उद्देशिका प्रस्ताव कौन लेके आया था, वो लेके आए थे पीटी नेहरू। पीटी नेहरू वही आधार बना बाद में किसका, प्रस्तावना का। सिर्फ एक बार आज तक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, वही पूछना चाहता है आपसे। और किसे जोड़ा गया, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। और कौन से, यहां से कोई एक केस पूछा जाता है, इससे संबंधित बहुत सारे केस थे, लेकिन किसमें प्रस्तावना को कहा गया संविधान का अभिन्न अंग है, तो 1973 में क्या होता है, केशवानंद भारती केस होता है, जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो किस केस में, ये आपका केशवानंद भारती केस में। बाकी बेरूबरी यूनियन केस में मना किया गया, गोलकनाथ केस में मना किया गया, लेकिन फाइनली 1973 में इसे मान लिया गया। और इसी के तहत 1976 में क्या किया, इसमें संशोधन किया गया, एक बार हुआ है आज तक। 3 वर्ड जोड़े गए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके बाद फिर इससे संबंधित के बेरूबरी यूनियन केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस। फाइनल केस कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है, केशवानंद भारती केस। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो कितने मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के बारे में छोटा सा फैक्ट लिख देते हैं। ये लिया कहां से गया, तो यूएसएसआर से। कहां से, यूएसएसआर। उस समय पर रशिया को यूएसएसआर कहा जाता है, तो रूस, डायरेक्ट रूस भी पूछ सकता है, रूस से लिया। कहां से लिया, रूस से लिया गया, रूस से लिया गया, ये बात याद रखने है। उसके बाद फिर कौन सा पार्ट जोड़ा गया, तो पार्ट जोड़ा गया, पार्ट जिसे कहा जाता है 4A, पार्ट जोड़ा गया 4A, पार्ट 4A जोड़ा गया। अगर पूछा जाए यहां से कौन सा, यहां पर आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया। बस इतने से फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं। कितनी अनुसूची, यहां पर कितने वे जोड़े गए इसमें मौलिक कर्तव्य, तो पहले तो इसमें कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे यहां, 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटी थी। लेकिन एक संविधान 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसके बाद से 11वीं अनुसूची, क्या सॉरी 11वीं, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो आंसर जाएगा आपका यहां कितने, 11। कितने जाएंगे, 11 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा, राज्यसभा कौन, यहां से न्यूनतम आयु पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु हो जाती है, राज्यसभा का सदस्य बने 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए हो जाती है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के 25 वर्ष। राज्यसभा के बारे में जितने भी फैक्ट है उसको आगे देख लेते हैं एक बार, छोटे छोटे से फैक्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 80 क्या कहता है कि भारत में राज्यसभा होगी। उसके बाद फिर यहां से कार्यकाल अगर पूछा जाए, इसके सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद अगर पूछा जाए कैसे यहां से सदस्यों को हटाया जाता है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस कहलाता है, स्थायी सदन है किसका, पार्लियामेंट का। तो इस सदस्य, कितने सदस्य, यहां से 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कुल सदस्य पूछा जाए तो कुल सदस्य कितने, 245 सदस्य प्रेजेंट में हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, यानी कि नॉमिनेशन करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्य। उसके बाद फिर 233 सदस्य कहां से, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। इनका क्या होता है, इनका इलेक्शन होता है। क्या होता है इनका, इनका इलेक्शन, बाय इलेक्शन आते हैं। उसके बाद फिर इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, ऊपरी सदन भी कहा जाता है, और इसका जो सभापति होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति। और गठन कब होता है इसका गठन, ये आपका पहली जो राज्यसभा थी, पहली आज तक चल रही है राज्यसभा, क्या नहीं हुई आज तक, भंग नहीं हुई, पहली राज्यसभा है, गठन हुआ था इसका 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा से बनने वाले ये फैक्ट याद रखने हैं। आंखें बंद करके एक बार देख लेंगे, मनन करेंगे, मनन करके पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये सारी बातें याद हुई कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एलिनो कॉज और एलिनो प्रकट होता है। एलिनो कहां प्रकट होता है? तो सिंपल सा याद रखना है आपको, जब हम मैप बनाते हैं इस तरह से, एक मैप बनाते हैं इधर की तरफ जिसमें ब्राजील पाया गया, और नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर पाया जाता है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां पाया जाता है पेरू, क्या पाया जाता है पेरू, और इधर की तरफ है पैसिफिक ओशन। तो पेरू के तट से, कल के दिन पेरू का तट भी पूछे तो याद रखना है पेरू का तट, और ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के ऊपर एलनीनो बनता है। और एलनीनो जब भी बनता है ये कैसी है, ये गर्म अवस्था है। कैसी अवस्था है, गर्म अवस्था है। और गर्म अवस्था है तो भारत में बारिश क्या होती है, इससे भारत में वर्षा कम, तो भारत में इफेक्ट पड़ता है वर्षा कम होने का। तो आंसर जाएगा आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब डैम्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट डैम रखे हैं। सबसे पहले पूछते हैं उकाई डैम। उकाई डैम कहां है? अगर उकाई आपको याद नहीं है तो आंखें बंद करके, हीराकुंड तो सभी को याद होगा, कितनी बार पढ़ा, हीराकुंड डैम कहां है, तो हीराकुंड डैम महानदी पर बना है। तो अब ऑप्शन उठा लीजिएगा, यानी कि डी का जाएगा 1। अब डी का 1 कहां दिखाई देता है, डी का 1 यहां दिखाई देता है आपको। ऑप्शन या तो ये होगा, ए होगा, बाकी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा देख लेते हैं, थीन डैम। अब थीन डैम किस नदी पर बना है, तो थीन डैम बना है यहां रावी नदी पर। तो सी का क्या है, सी का 2, इसमें सी का 2 है। तो आंसर तो क्या हो गया, फाइनली आंसर यही हो गया, उकाई डैम तापी नदी और राणा प्रताप चंबल नदी। तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में हमने छोटी छोटी सी बातें जान लेनी है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये मिल्क से है। किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से। कहीं है, हाँ ये रहा, दुग्ध उत्पादन से है। अब ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? जिनका नाम था वर्गीस कुरियन। क्या नाम था? वर्गीस कुरियन इनका नाम था, वर्गीस कुरियन। अब वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। फादर किसका? क्योंकि इनके कारण क्या आई थी? व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। रेवोल्यूशन यानी कि इसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। कब की बात है? 1970, 1970 में। कौन सा प्लांट लगाया था? अमूल का एक प्लांट लगा था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का प्लांट। आंसर रहेगा सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय योजना अवकाश की घोषणा की गई। सेकंड प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे 2 बार प्लान हॉलिडे आया। पहला फर्स्ट प्लान हॉलिडे, फर्स्ट प्लान हॉलिडे याद रखेंगे, और दूसरा प्लान हॉलिडे याद रखेंगे, सेकंड प्लान हॉलिडे। फर्स्ट प्लान हॉलिडे की जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट प्लान हॉलिडे हमेशा कब से कब तक? 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल का अवकाश, 3 वर्ष का अवकाश पढ़ा जाता है। और दूसरा प्लान हॉलिडे जब आता है, ये कब की बात है? ये बात है 1990 से लेकर 1992, 2 वर्ष का अवकाश यहां पढ़ा जाता है। तो सेकंड फाइवर पर अब पूछा क्या है? पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका जो पहला आया था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, किसके? थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। और ये कब आया था? ये आया था 7th 5 ईयर प्लान के बाद, 5 ईयर प्लान के बाद। कब से कब तक? 1985 से लेकर 1990 तक क्या चलता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। तो 90 के बाद आया। तो आंसर रहेगा आपका सी इज करेक्ट, 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो सारे 5 ईयर प्लान एक बार आंखें बंद करके याद करेंगे कि 1951 से स्टार्ट किया और कहां तक लेके गए थे? 2012 तक लेके आए थे, 12वीं पंच 2017 तक। लेकिन 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया था? नीति आयोग बन गया था। उसके बारे में भी एक बार थोड़ी सी बातें याद करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन लेवल इज। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। अब ये तो पूछ लिया आपसे यूनिट, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपसे मूल मात्रक। क्या पूछता है? यहां से मूल मात्रक पूछता है आपसे, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने थे?
तो फंडामेंटल यहां से ये थे आपके 15, मूल इकाई मूल मात्रा, सॉरी 15 नहीं 7 है, लंबाई द्रव्यमान समय ताप ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा, इसके बारे में यहां लिखा है, मैंने बोल दिया ओरली, मूल राशियां तथा मूल मात्रक। सबसे पहले लंबाई, लंबाई का अगर पूछा जाए इकाई मीटर, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, समय सेकंड, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में याद रखें, लंबाई द्रव्यमान समय ताप ज्योति तीव्रता विद्युत धारा पदार्थ की मात्रा, ठीक है, तो याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द गैल्वेनाइजेशन इज, यसद लेपन क्या होता है? तो यसद लेपन किसे कहा जाता है? यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट रखेंगे। जब भी कभी आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है, किस पर? लोहे पर जंग लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो कहीं क्या लिखा है? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, तो हां बिल्कुल पहला ही जाएगा, लोहे पर जस्ता चढ़ा देना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका यसद लेपन। किसकी परत? जिंक की परत लोहे पर चढ़ाई जाएगी तो गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। किससे बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि की अगर बात की जाए, जहां पीनियल ग्लैंड के जस्ट पास में पाई जाती है, थैलेमस से नीचे, तो ये दोनों कहां पाए जाते हैं? यानी कि आपको याद आएगा पीयूष ग्रंथि कहां? ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में एक और पाई जाती है जिसे लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या लिखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड भी याद रखें। किडनी, अगर गुर्दे में पूछा जाए, गुर्दे के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद लिवर, लिवर तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। तो लिवर तो खुद में एक ग्लैंड है। और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है, तो आंसर रहेगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल सेक्स हार्मोन? निम्नलिखित में कौन सा एक पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन की अगर बात की जाए तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो यहां से आंसर जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, बी इज करेक्ट। पुरुष हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये पूछा जाता है फीमेल हार्मोन कौन सा है? तो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन दोनों में पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये आपका जितने भी इमोशंस होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन की अगर बात की जाए तो ये ब्लड शुगर का लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आंसर रहेगा बी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो अ बग इज अ एरर। बग मींस एरर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो आंसर क्या जाएगा? एरर, बी इज करेक्ट आंसर। एरर को कंप्यूटर की भाषा में बग कहा जाता है। रट लेनी है बातें। आगे इसके बाद फिर पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो कंप्यूटर अगर माउस पूछा जाए तो डगलस एंगलबर्ट का नाम जाता है। माउस की खोज किसने की? एंगलबर्ट ने की। अगर कल के दिन आपसे कीबोर्ड पूछ ले, मॉनिटर पूछ ले, तो इनके बारे में कैसे आप याद रखेंगे? प्रिंटर पूछ ले, इनके बारे में कैसे याद रखें? तो इनके लिए भी आपके लिए एक सिंपल सी एक ही जगह पर सारी बातें इकट्ठी करके लिखी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई? चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई। कीबोर्ड की खोज किसके द्वारा? इसमें एक नाम सबसे ज्यादा पूछा जाए, क्रिस्टोफर लेथम। साथ में इनके ये आपका विस्कॉन्सिन और सैमुअल भी रहे थे। मॉनिटर की खोज का श्रेय जाता है कार्ल फर्डिनेंड ब्रेन को। प्रिंटर की खोज भी किसने की? चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई। लेकिन ये प्रिंटर कौन सा है? कंप्यूटर प्रिंटर है। कौन सा है? कंप्यूटर प्रिंटर। अगर ये पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने का आविष्कार, ये दोनों में डिफरेंस है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटर दोनों अलग है। प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा? ये जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा खोजी गई थी। तो आंसर गया आपका यहां से डगलस एंगलबर्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर है? तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको रट लेना है। इस तरह से स्टार्ट होता है, ये 0 1 से स्टार्ट होता है, जिसको बिट कहा जाता है। और ये याद रखना है आपको, जैसे बिट के बाद फिर 8 बिट मिलकर क्या बनाती है? 1 बाइट बनाती है। क्या बनाती है? 1 बाइट बनाती है। और ऐसे ही फिर एक यहां से 1024 बाइट मिलकर 1 केबी बनाती है, 1 केबी। और ये चार्ट बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? आंसर रहेगा यहां पर 1024 क्या होती है? केबी होती है। पूरा चार्ट याद रखना है आपको इस तरह से। जैसे बिट क्या होता है? बाइनरी 0 1 होता है, 0 और 1। उसके बाद फिर 4 बिट मिलकर 1 निबल बनाती है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती है,
और 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाती है। अब 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उसके बाद फिर एक इसको यहां 1024 में कर देंगे, आगे लिखेंगे गीगाबाइट। 1024 में 1 गीगाबाइट 1 जीबी। उसके बाद फिर 1024 जीबी में 1 टीबी टेराबाइट। 1024 टीबी में 1 पेटाबाइट। उसके बाद फिर यहां से 1024, ये इससे आगे आपसे पूछा ही नहीं जाता, लेकिन टेबल आपको याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2025 ग्रैमी अवार्ड इज गिवन टू। ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का ग्रैमी अवार्ड दिया गया अभी फेब के मंथ में दिया गया, तो यह दिया गया किसे? चंद्रिका टंडन को। अगर पूछ ले स्टैटिक में फर्स्ट किसे दिया गया था, तो ये थे आपके पंडित जी। कौन से पंडित जी? पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर, इन्हें कब दिया गया? 1968 में दिया गया। और जो ये 3 नाम लिखे हैं, जाकिर हुसैन, उसके बाद फिर यहां से शंकर महादेवन और मिली साइरस, इन तीनों को एक जगह जोड़कर लिखिएगा। ये दिया गया था 2024 का ग्रैमी अवार्ड, इन्हें दिया गया था। आंसर रहेगा आपका चंद्रिका टंडन। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? एक तो लिखा है यहां पर 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर तो क्या ही जाएगा? अहिंसा दिवस जाएगा। क्या जाएगा भाई? अहिंसा दिवस जाएगा। और 5 जून इज करेक्ट आंसर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आंसर ए। तो ये दिवस भी आपको याद रखें, इंपॉर्टेंट दिवस। और अब रोबिन सर आ चुके हैं। रोबिन सर आपको मैथ्स के लिए यहां प्रैक्टिस कराएंगे, मैथ्स और रीजनिंग। तो उड़ा दीजिएगा धड़ 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 धड़। हाँ, जय हिंद सभी को भाई। तो भाई देखो, सर आपके लिए मेहनत बहुत कर रही है। अक्षय सर, सर ने अभी कल एक फाइल डाली, कितने क्वेश्चन की थी सर? 1092 क्वेश्चन की फाइल डाली है, यानी 1000+ क्वेश्चन की फाइल डाली है। और वो फ्री पीडीएफ का जो फोल्डर है ना एप्लीकेशन में, उसी में डाली है। फ्री पीडीएफ पे जाओ और अभी जो प्रैक्टिस चली है वहीं पे जीके का फोल्डर मिलेगा, उसमें डाली है। तो 1000+ क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। ज्यादातर वन लाइनर है, तो आप फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो। मतलब आप 2 घंटे में उसको रिवाइज कर दोगे। अगर डेली 2 घंटे या एक दिन छोड़ के एक दिन भी उसको 2 घंटे रिवाइज करते रहे ना, तो 5 रिवीजन में वो सारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ओके ओके, चलो भाई। तो अब पढ़ते हैं, अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये रागा की तबाही चल रही है, जिसमें सर ने तो करा दिया, अब हमारा नंबर है। तो आ जाइए। तो हाँ, अब देखो इसमें एक फाइल सर ने डाल दी है, ये ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, ये पूरी याद करने की है, करंट की है, करंट की ये पूरी। ठीक है, कि कौन सा शहर 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, पूरा का पूरा दिया। आईसीसी पुरुष की टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहां किया गया था? न्यू दिल्ली। ये करंट के है, 5-10 क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10, तो 10 है करंट के। तो वन लाइनर है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कि ये भी आपको एग्जाम में सीधे के सीधे फंसेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन है, गेम से रिलेटेड है। ठीक, मेहनत देखो आप सर की मेहनत देख के तो मुझे ये लगने लगा कि मेरी भी कम रह गई अब तो। चलो अब शुरू करते हैं। ये आपका हो गया भाई, चलो ये तो प्रमोशन है, इसको तो अभी रहने दो प्रमोशन को। तो अब हम करते हैं शुरू। आ जाओ, तो आ जाओ भाई यहां से, रागा से। ये रहा रागा का। तो पहला रीजनिंग है, चलो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसने कहा है क्वेश्चन में कि बताइए दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले तो छोटा छोटा जहां फॉर्मूला लग जाए उसको आप मार्क, मेरा फॉर्मूला लग जाएगा 1 2 3। 1 2 3 ये सब सिखा चुका हूं। कितने हो गए? 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 तो यहां हो गए। अब छोटे छोटे काउंट कर लो ये, और अगर मैं इसको नीचे वाले के साथ मिला लूं, ये और इसको नीचे वाले के साथ मिला लूं 2, ये और इसको नीचे वाले के साथ मिला लूं 2। ठीक है, अच्छा जी, ये और इसको अगर मैं ऊपर तक यहां तक ले जाऊं तो 2, ये और इसको भी अगर मैं ऊपर तक यहां तक ले जाऊं तो 2। अब एक अकेला ये ऊपर बचा है 1। अब अगर मैं ये देखूं, ये वाला जो बेस है 1 हो गया इस पे, तो 1 हो गया यहां।
अब इसके बाद कोई और तो नहीं रह गया, एक रह गया। अगर इस बेस पे देखो नीचे तो आपने काउंट कर लिया, ऊपर वाला काउंट नहीं किया था, ये जो मैं सांप बना रहा हूं ना, ये सांप, ये वाला ये नहीं किया था, तो एक आ गया ये। अब बस सबको काउंट कर दो कितना हो गया, 6 और 2 8, क्योंकि ये सारे तो 6 हो गए थे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 1 कितना हो गया 17। तो कहीं कोई छोड़ दिया? हाँ, एक पूरा बड़ा हो गया 18, पूरा बड़े वाला भी तो होगा जिसके अंदर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो एक हो गया पूरा बड़े वाला 18। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है रघु जो है अपने घर से चलना शुरू करता है, चला दो बस रघु को। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। लो जी, 8 किलोमीटर उत्तर में भेज दिया रघु को। फिर 6 किलोमीटर पूर्व ईस्ट दिशा में जाता है, 6 लो जी ईस्ट में भेज दिया। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं। जब आप उधर जा रहे हो हाथ का हिसाब रखो, दाएं या तो कह लो क्लॉकवाइज या हाथ का हिसाब रखो। जब आगे जा रहा है फिर 10 किलोमीटर दाएं चला तो नीचे ले आओ 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद वो 4 किलोमीटर भाई या तो एंटी क्लॉक कह लो या हाथ का हिसाब रखो। जब नीचे जाओगे हाथ का हिसाब लेफ्ट उधर पड़ेगा, तो 4 गया ये लेफ्ट में। उसके बाद 10 किलोमीटर फिर उत्तर में जाता है। रघु बेवकूफ बना रहा है, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा है। 10 फिर ऊपर चला गया। अब उसके बाद लास्ट में वो 4 किलोमीटर राइट, तो राइट उधर पड़ेगा 4 किलोमीटर राइट। अब वो कहता है कि वो प्रस्थान स्थल से, यानी जहां से उसने चलना शुरू किया था, जहां से उसने चलना शुरू किया यानी ये बिंदु, तो यहां अपना डायरेक्शन वाला सिंबल दिखा लो। वो कहता है यहां से वो किस दिशा में है, देखो यहां कहीं है, यहां तो ये होती है नॉर्थ और ये होती है ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, तो आंसर क्या है नॉर्थ ईस्ट। और देखो कभी भी अगर वो प्रारंभिक स्थल से पूछेगा ना दिशा, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्रारंभिक से अगर पूछता है, अगर प्रारंभिक वगैरह ना पूछता फिर तो ओरली भी हम इसको कर सकते थे। आ जाओ आगे आ जाओ, इसको भरना है। देखो यहीं से पता लगेगा IMM O, तो शुरू में तो O आएगा, बी वालों को मैं काट दूंगा O, चांस ज्यादा है, O के चांस ज्यादा है, IMM O। अब उसके बाद एक खाली है, यहां 2 खाली है, 2 खाली के बाद कौन है LE। अब देखो 2 खाली के बाद यहां भी LE है, तो L के पहले आई था, L के पहले आई था तो यहां I आएगा, कम से कम इतना तो पता लगा। तो शुरू कहां से हुआ, O से खत्म कहां पे हुआ, I पे, तो इसको भी गलत कर दो, ये आपका आंसर हुआ। अब इसको भर के देख लो, अगर आपको पूरा यकीन सा ना हो भर के देख लो B। वहां पे रफ पेज पे भर के देखना, मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूं, वहां बोर्ड पे लिखने को नहीं मिलेगा, रफ पेज पे लिख के देखना पड़ेगा। समय कम है तो आंसर लगा के भाग जाओ, आंसर सही जाएगा 99%। अब इसके बाद मैंने भर दिया MM, ठीक है, अब इतना ही पढ़ लो, IMMOB ILE। अब उसके बाद देखो यहां से फिर रिपीट हो गया IMMOB ILE, तो बिल्कुल मिल चुका है आंसर, ये रहा। ये लो भाई, उसने दिया है 7 मित्र है, सुभी, राजकुमार, केतन, विशाल, महिमा, क्रिस और नैतिक। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अपनी पीठ केंद्र की ओर करके बैठे, पीठ करके बैठे, ये ध्यान रखना भाई, केंद्र की तरफ जो है वो पीठ है। अब देखो यहां हिंदी में राजकुमार दे दिया, इंग्लिश में प्रिंस दे दिया, तो ज्यादा इसमें परेशान मत होना, ठीक है। प्रिंस मतलब राजकुमार, ये जो है गूगल ट्रांसलेटर ने कर दिया होगा गड़बड़, कोई नहीं, ठीक है। जहां जहां प्रिंस है मतलब राजकुमार, मैं हिंदी के अनुसार करता हूं पढ़ के। तो 7 मित्र है, वृत्ताकार मेज पर है, चलो एक वृत्ताकार मेज बना दो, ये रही 7। इसमें मेंबर दिखा दो बाहर की तरफ, क्योंकि पीठ है सेंटर की तरफ, तो चेहरा बाहर की तरफ होगा, तो चेहरा बाहर की तरफ दिखा दो। ये हो गए 4 और ये हो गए 6 और ये हो गया 7वां, कहीं भी ले लो 7वें को, तो चेहरा बाहर की तरफ दिखाना है बस। अब बस बैठाते चले जाओ, यहां से दिया है सुबी प्रिंस के ठीक दाएं बैठी है, राजकुमार ही प्रिंस था, यहां गड़बड़ कराएगा हमसे, पूरे क्वेश्चन में प्रिंस का ही जिक्र है, चलो इसी को प्रिंस कर लो, यही गड़बड़ करेगा प्रिंस। प्रिंस, तो सुबी प्रिंस के ठीक राइट में बैठी है। उन्हें कहा सुबी राइट में बैठी है प्रिंस के, पहले प्रिंस को बैठाओ, उसके राइट में सुबी को। देखो अगर कभी भी जो चेहरा है वो बाहर की तरफ हो, यानी पीठ सेंटर की तरफ, चेहरा बाहर की तरफ हो। अगर चेहरा बाहर की तरफ हो तो ऊपर से क्वेश्चन को भरना शुरू करो, चेहरा बाहर की तरफ हो तो यहां से भरना शुरू करो ऊपर से, और अगर चेहरा सेंटर की तरफ हो नीचे से भरना शुरू करो। यह भी याद रखना, चेहरा बाहर है ऊपर से भरना शुरू करो, चेहरा अंदर है नीचे से भरना शुरू करो, क्योंकि बिल्कुल सीधा हिसाब लगता है। तो चेहरा अभी बाहर है, ऊपर से भरना शुरू करेंगे, याद रखना इस बात को। सुबी प्रिंस के ठीक राइट में बैठी है, सुबी प्रिंस के राइट में बैठी है, ये माना प्रिंस, और प्रिंस का राइट इधर पड़ेगा सुबी। हाथ का हिसाब रखो, वो ज्यादा बढ़िया है, प्रैक्टिस करो हाथ के हिसाब से, वो प्रैक्टिस में स्पीड आ जाएगी। नैतिक और क्रिस विशाल के ठीक बाएं या दाएं नहीं बैठे। देखो अभी तो यहां ना नैतिक का और ना क्रिस ना विशाल, किसी का जिक्र ही नहीं, अभी इस लाइन को छोड़ दो। आगे विशाल प्रिंस के बाएं से तीसरे पर है, विशाल जो है ना प्रिंस के लेफ्ट में तीसरा है, लेफ्ट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गया विशाल, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा महिमा विशाल के ठीक राइट में बैठी है। अब देखो विशाल नीचे देख रहा है, नीचे, तो विशाल जब नीचे देखेगा ऐसे तो लेफ्ट इधर पड़ेगा
और राइट पड़ेगा इधर। तो उसने कहा महिमा विशाल के ठीक राइट है, विशाल नीचे है तो महिमा राइट में इधर होगी। ये तो भर गए। अब सिर्फ एक ये बच गई, नैतिक और क्रिस विशाल के ठीक बाएं या दाएं नहीं है। इसका मतलब है नैतिक और क्रिस जो है ना विशाल के पड़ोसी नहीं है। तो नैतिक और क्रिस विशाल के पड़ोसी नहीं है, तो नैतिक और क्रिस दोनों में से ये यहां नहीं हो सकते। अब नैतिक और क्रिस या तो यहां होगा, नैतिक और क्रिस में से एक यहां होगा, और नैतिक और क्रिस में से दूसरा यहां होगा, क्योंकि विशाल के तो लेफ्ट राइट में है नहीं। नैतिक और क्रिस विशाल के ठीक बाएं या फिर दाएं तो नहीं बैठे। अब नैतिक और क्रिस में से यहां कहीं होगा। इसके अलावा कोई लाइन हमारी छूटी नहीं छूटी। इसके अलावा हम देखते हैं, हाँ, विशाल प्रिंस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हमने भरी दिया था। चलो पहले आंसर देखो क्या पूछा है, प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पर, एक बात बताओ, यहां एक ही स्थान खाली बच गया ये। अब ये कौन सा खाली बचा है? सुभिका नाम आ गया, राजकुमार, प्रिंस आ गया, केतन। केतन अभी हमने देखा है क्रिस और नैतिक आया था, केतन नहीं आया, तो ये केतन है बस। तो यही पूछा है फिर उसने, आंसर यही होगा। कैसे? उन्हें कहा प्रिंस के दाएं से तीसरे पर कौन है। प्रिंस ये रहा भाई, प्रिंस का राइट पहला, दूसरा, तीसरा, तो प्रिंस के राइट से तीसरे पर कौन है? केतन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका एक आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, और इसको एंड में करना, क्योंकि समय कम होता है। एंड में करना, समय बचेगा तब करना। ठीक है, शुरू में ही अगर फंस गए और बाई चांस थोड़ी भी मिस्टेक हो गई, 2 मिनट भी पी जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। ये देखो, इसने कहा है उसको अर्थपूर्ण कर्म में लगाओ। अब कुछ बच्चे तो देखते ही सोचते हैं सर डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। नहीं बेटा, डिक्शनरी का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसको मीनिंगफुल लगाना है, मीनिंगफुल। अब इसमें देखो क्या है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, व्यूवर्स, जैसे क्लास ही चल रही है तो बात कर रहा है रिकॉर्डिंग की रिकॉर्ड करो, व्यूवर्स, वीडियो एडिटिंग, रिहर्सल, स्क्रिप्ट। तो ये तो पूरी की पूरी एक पिक्चर हो गई। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि रिहर्सल पहले ही थोड़ा हो जाएगी, रिकॉर्डिंग पहले ही थोड़ा आ जाएगी, देखने वाला पहले ही थोड़ा देख लेगा, एडिटिंग पहले ही थोड़ा हो जाएगी, पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी। तो ये दो तो गलत हो गया। अब स्क्रिप्ट के बाद क्या होगा? रिकॉर्डिंग, लोग आएंगे देखने, वीडियो एडिटिंग होगी। अरे भाई पहले रिहर्सल होगी, उस पर काम किया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी, तो 2 नंबर आएगा। तो ये हो गया 2 नंबर के बाद फिर रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग, फिर जाके व्यूअर्स। ये देखो, एक फोटो में लड़की की ओर इशारा करते अमर ने कहा। कौन कहता है? अमर। अमर किसके बारे में कहता है? लड़की के बारे में। क्या कहता है? देखो, वो कहता है उसकी मां यानी लड़की की मां, लड़की की मां का भाई यानी लड़की का मामा, लड़की की मां का भाई यानी लड़की का मामा। तो अमर कहता है जो लड़की का मामा है ना, वो मेरी मां के पिता, मेरी मां का पिता नाना, वो मेरे नाना का पुत्र है। नाना का पुत्र मामा यानी मेरा भी मामा है। तो लड़की का मामा मेरा भी मामा है, यानी वो लड़की का भी मामा है, मेरा भी मामा है। इसका मतलब क्या होगा? या तो वो उसकी सगी बहन होगी या मौसी की बहन होगी, 2 ही केस जाएंगे। ठीक है, या तो वो उसकी रियल सिस्टर होगी, एक ही मां से दोनों पैदा हुए होंगे, ठीक है, या उसकी हो सकता है मौसी की बेटी हो। चलो देखते क्या है। तो उन्होंने कहा लड़की की मां का अमर से क्या संबंध है? लड़की की मां, तो उसने कहा लड़की की मां क्या लगेगी? लड़की की मां या तो मां ही लगेगी या फिर मौसी लगेगी। अब देखो इसमें मां भी दिया है और इंग्लिश में मौसी को आंट बोलते हैं, इसमें आंट भी दिया है, तो दोनों ही आंसर दिए। अब देखो जब दोनों आंसर दे तो आपको हमेशा क्या करना है, इसमें उसने कहा है हर मदर ब्रोदर इज द ओनली सन, तो बेटे के लिए तो ओनली लगा है लेकिन मां के लिए ओनली नहीं लगा है। लेकिन ये याद रखना, ब्लड रिलेशन में अगर कभी भी ऐसी जगह फंस जाओ कि आंसर क्या दे, तो ऐसे केस में हमेशा आपको जो है रिश्ते अपने से ही रिलेटेड रखने हैं, यानी आपको एक्सपेंड नहीं करना है, ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना। आप इस केस में क्या लेंगे? मां को ही प्रीफरेंस देंगे, आंटी को नहीं देंगे। हालांकि बच्चे कह सकते हैं कि सर उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि उसकी मां इकलौती है, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई अननोन है तो उसको अपने से ही जोड़ेंगे, किसी दूसरे से नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए आंसर फिलहाल इसका मां देंगे। देखो, विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, दाएं मुड़ता है। देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले डाला था, वो था डायरेक्शन का, और ये है आपका डिस्टेंस का। ये मैंने इसलिए डाले है क्योंकि बहुत पूछता है एग्जाम में। विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, चला ही दो बस, ज्यादा आगे पढ़ना नहीं, बस चलाते रहो। 16 पश्चिम में चला, फिर दाएं मुड़ा। जब वो देखो ऐसे जा रहा है तो उसका दायां क्लॉकवाइज कह लो, या तो या उसका दायां हाथ ऊपर पड़ेगा। फिर वो 12 किलोमीटर क्लॉकवाइज कह लो या राइट चला, और फिर लगातार 2 बार वो लेफ्ट मुड़ा, और 1 बार 8 चला, 1 बार 12। अब जब वो यहां है लेफ्ट एंटी क्लॉक कह लो या हिसाब लगा लो हाथ का, 2 बार लेफ्ट लिया, पहला लेफ्ट तो ये आया, कितना चला? 8 चला, फिर लेफ्ट लिया, फिर 12 चला, तो नीचे की तरफ आएगा, 12 चला, अंत में वह राइट की तरफ मुड़ा और 10 चला। जब वो नीचे जा रहा है तो जब वो नीचे जाएगा, इमेजिन करो उसका लेफ्ट उधर पड़ेगा, राइट मेरी साइड पड़ेगा, और 10 किलोमीटर और चला।
अब ये अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ये पूरी दूरी जो है उसकी ये बतानी है आपको। 16 का टुकड़ा ये, 8 का टुकड़ा ये और 10 का टुकड़ा ये। 16 और 8 24 और 10 34। देखो अब इसमें एक छोटा सा मिसप्रिंट है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क यहां लगा लो, ये पूछा यहां पूछा है। अब देखो 84 को देखते ही कोई भी बता देगा 84 से 42, पागल भी बता देगा आधा है, आधा कर दिया यानी डिवाइडेड बाय 2। यहां कर दिया +2, फिर कर दिया डिवाइडेड बाय 2, अब करेगा +2 यानी क्या आएगा 24, और फिर करेगा डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा। नेक्स्ट देखो 5 वस्तु है रैंकिंग का, रैंकिंग भी आपके एग्जाम में भर भर के आता है, ज्यादातर शिफ्ट में आता है। KLPRT एक के ऊपर एक रखी गई है 5 वस्तुएं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, यहां तक तो ये बकवास कर रहा है। यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, K T के तुरंत ऊपर है, जो K है वो T के तुरंत ऊपर है, T के तुरंत ऊपर है, और R के तुरंत नीचे है, K R के तुरंत नीचे। कितनी बुक थी 5 थी, 5 में से 3 तो मिल ही गई। अब वो कहता है L P से तुरंत ऊपर और T से तुरंत नीचे है। अब देखो L जो है, P का तो जिक्र नहीं, P को भी छोड़ दो, L जो है T से तुरंत नीचे है, तो L T से तुरंत नीचे है, और P के जस्ट ऊपर है, तुरंत ऊपर, P के तुरंत ऊपर, हो गई 5। वो कहता है नीचे से दूसरे पर कौन है, तो L है। आप इसको रोक रोक के देखते रहना। कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर। देखो नंबर सिस्टम की किसी को नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपके रियल प्लस इमेजिनरी, जिसमें रियल हिस्सा भी है और जिसके अंदर आयोटा वाला इमेजिनरी भी आता है। तो कॉम्प्लेक्स तो हो गया रियल प्लस इमेजिनरी, पूरा सब कुछ। अब उसके अंदर देखो क्या आएगा, इसमें तो 2 आ गए, एक तो आ गए रियल और एक आ गए इमेजिनरी। अब उसने लिए है पूर्णांक, पूर्णांक होता है पूरा अंक, इंटीजर, माइनस वाले भी सारे पूरा अंक, 0 प्लस वाले भी सारे। अब रियल के अंदर जो है आ गए आपके सारे पूर्णांक, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, यानी आप इसके अंदर ये कह सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा बना लूं, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर आ गए रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी और रियल। अब इसके अंदर पूर्णांक आएंगे प्लस वाले, 0 और माइनस वाले। अब देखो ये प्लस वाले और ये माइनस वाले, ये 0, ये पूरे पूर्णांक है। अब ये जो प्लस वाले हैं इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या जाएगा, पहले आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर जाएगा पूर्णांक, और पूर्णांक के अंदर जाएगा प्राकृतिक। थोड़ा सा हालांकि मैथमेटिकली भी मैंने समझा दिया, अब सीधा रीजनिंग के हिसाब से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में सब आ गया, उसके अंदर उसने ले लिया फिर पूर्णांक, तो पूर्णांक उसके अंदर, और जी प्राकृतिक संख्या फिर पूर्णांक के अंदर। तो आंसर क्या गया, ये गया। देखो जल प्रतिबिंब बताना है भाई अगले क्वेश्चन का, जल प्रतिबिंब। चलो तो जल प्रतिबिंब यहां मिरर लगा दो। अब अगर यहां मिरर लगाओगे, एक छोटी सी चीज देख लो, ये ए है, ए, ये ए टाइप वी टाइप बनेगा, और ये साउथ में है, नॉर्थ में बनेगा, क्योंकि आपका इमेज में जो है वोटर इमेज में साउथ नॉर्थ बन जाता है, तो नॉर्थ में वी मिलेगा, नॉर्थ में भी यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब में है। अब इस वी में भी, वी के इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे 6 डॉट मिलेंगे, और इस वाले हिस्से पे 1 डॉट मिलेगा। मेरी साइड 6 इधर 1, 4 3 गलत, 6 1 सही, 3 गलत, 1 6 गलत, 6 मेरी साइड मिलने हैं। लो फिगर सीरीज है भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, गुर्दे छीलने वाला है, देखो ध्यान से। अब अगर आप इसमें देखो तो पहला सिंबल तो चेक करके कोई फायदा है ही नहीं, सब में सेम ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हिंट मिल जाता है, देख लेते हैं। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां तक क्लॉकवाइज घुमा 90, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब दूसरा ले लिया, ये घूम रहा है एंटी क्लॉक, तो कम से कम ये तो मिला। पहला कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज, दूसरा कैसे घुमा, एंटी क्लॉक, क्लॉक घुमा फिर घुमा फिर घुमा, मेरी साइड आ जाएगा, सारे मेरी साइड है। तीसरा फिर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, हाँ जी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, मेरी साइड आना चाहिए, मेरी साइड ही है। अब चौथा ले लिया, ये चौथा एंटी क्लॉक घूमना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल एंटी क्लॉक घूम रहा है, नीचे आना चाहिए, तो चौथे वाला जो है नीचे आना चाहिए, देखा तो सब में नीचे है। अब पांचवे वाला घूमना चाहिए क्लॉकवाइज, अब पांचवा क्लॉकवाइज तो ऊपर जाना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। अब छठे पे आ गया, पूरा का पूरा केस छठे पे आ गया, छठा कैसे आएगा। अब देखो ध्यान से, छठा एक नया सिंबल है, देखो यहां ये नया आया था, इस दिशा में आया, फिर दूसरा इसके विपरीत में आया, यानी 180 घूम के, तीसरा फिर नॉर्थ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर इसने रिपीट मार दिया, चौथा नॉर्थ में ही ले लिया, यानी कि पहले उसने कितना घुमाया, पहले उसने घुमाया 180, फिर उसने कितना घुमाया 90, फिर उसने रिपीट मार दिया। अब उसके बाद देखो उसने उसके बाद यहां पे कितना 90 घुमा दिया, यानी जो ये वाला नया जोड़ा, इसको 90 घुमा दिया, इस दिशा में ले लिया, इस दिशा में, ठीक है, नए वाले को इधर घुमा लिया। अब यहां देखो भाई ये एक बार घुमा था 180, फिर ये घुमा 90, फिर ये सेम रिपीट हुआ। अब ये 90 घुमा है यहां, अब अगर ये 90 घुमा है
तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि पहले 180 घुमा फिर 90 घुमा, फिर उसने सेम रिपीट मार दिया, अब इसने फिर उसको 90 घुमा दिया, तो ये घूमेगा तो पक्का, ऐसा तो ये नहीं रहेगा। तो यहां पे घूमना तो इसको है ही। अगर इसको घूमना है तो मैंने देखा मेरे जो जो आंसर बचे हैं, सॉरी ये तो हो चुका है ऊपर, जो ऊपर आएगा, जो नए वाला आएगा वो घूमेगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा। तो सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, ये कट हो गया। अब ये देख रहे हैं घूमेगा कैसे। अब मेरे पास दो केस है, या तो मैं इसको 180 घुमाऊं या 90। अब फिर सुनो, पहले 180 घुमा, 90 घुमा, फिर नो चेंज। अब 90 घुमा तो 180 घुमाऊंगा, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में कभी भी उसने सेम रोटेशन नहीं किया कि 180 दो बार कर दिया। 180 रोटेशन, 90 रोटेशन, सेम 90 रोटेशन तो 180 रोटेशन लूंगा, तो आंसर जाएगा 5। तो भाई ये मान लो खतरनाक ही क्वेश्चन है, कोई एग्जैक्ट रूल नहीं मिल रहा है, बस थोड़ा सा इसके हिसाब से जाना पड़ेगा शुरू में कैसे कर रहा है। ठीक है, चलो इसको देखो, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन, खतरनाक। अब इसमें आप छोटी सी चीज पकड़ो, ये बीच वाला देखो गया कहां। ये बीच वाला मैंने देखा ये ऊपर गया, अगले वाले में यहां गया बीच वाला, और इसकी जगह ये आ गया बीच में। दो को देखो, बीच वाला कहां गया और बीच में कौन आया, तो मैं इसको ही ना पकड़ लू पूरे को। ये भाई साहब आगे शिफ्ट हो गया, ये ऊपर और ये बीच में। अब आगे अगर मैं देखू बी से सी में, तो बी से सी में मैं बीच वाला देखू, बीच वाला कहां गया, यहां गया, और बीच में कौन आया, ये नीचे वाला। लो जी मिल गया, 45 डिग्री आगे। तो पहले कॉर्नर वाले को ऐसे ऊपर खिसका दिया, ऐसे नीचे से सारा लगाया, ऊपर खिसका दिया, फिर 45 जाके ऐसे ऊपर खिसका दिया। इसको खिसकाना चाहिए क्या, यही है, देखते हैं। ये ऊपर खिसका, ये बीच में, बिल्कुल सही। अब ये खिसकना चाहिए बिल्कुल, ये यहां आया, ये यहां आया, अब ये खिसकना चाहिए, तो स्टार आएगा यहां कॉर्नर पे और चाबी आएगी बीच में। स्टार कॉर्नर चाबी बीच में, स्टार कॉर्नर चाबी बीच में, आंसर एक बार में मिल गया। लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि तुम्हारे दिमाग में यही आए शुरू में ही। अब बात आती है मेरे दिमाग में कैसे आया। देखो, जब भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं हमेशा बीच वाले को टारगेट किया है। मैंने बीच वाले को टारगेट किया, बीच वाला कहां गया और बीच में कौन आया, हमेशा बीच वाला ही टारगेट किया है। आज भी बीच वाला किया, तो ये मान लो मेरी ताल बैठ गई, तो तुम्हें भी उस हिसाब से करना है, बैठ भी सकती है, नहीं भी। बहुत सिंपल है, किसी को भी चेक कर लो, जरूरी नहीं यही करो। लो जी, इसको देखो भाई, अगर मैं इसको देखूं, चलो सबसे पहले मैं इसी को देख लूं भाई साहब को। अगर मैं इस भाई साहब को देखूं, ये सबसे पहले ईस्ट में चेहरा किए बैठा है, फिर ये आपका 90 घूम गया, क्लॉकवाइज साउथ में आ गया। अब 90 घूमेगा तो मेरी दिशा में आना चाहिए, अब मेरी दिशा में यानी है, यानी है, यानी है, बचे तो बस अगले से खेल खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, ये यहां था, ये भी क्लॉकवाइज 90 घुमा, ऐसे चला गया, फिर क्लॉकवाइज 90 घूम के ऐसे आ जाना चाहिए भाई साहब को, ऐसे आ जाना चाहिए, तो ये भी गलत आंसर। लो ठीक है, तो ये इजी आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले इजी आ गए। लो जी, अगला देखो, ये तो बिल्कुल दिमाग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको दोनों को इसने भाई साहब ने नीचे फेंक दिया, और ये देखो आगे भी चल रहे हैं, आगे भी देखो ये नीचे ही आ गया। अगर इन दोनों को नीचे फेंक दिया, ऊपर कुछ नहीं जोड़े, अब इन चारों को अभी तो इन दोनों को, अब आगे इन चारों को आगे फेंकेगा। अब इन चारों को आगे फेंकेगा, ये तो आगे खिसक के यहां चले जाएंगे, डबल एल तो, और ये दोनों भाई साहब बेचारे यहां जाएंगे, यहां तो इतना तो आएगा ही आएगा। कारण क्योंकि ये दोनों नीचे खिसका दिया, ऊपर नहीं जोड़े। अब इन चारों को खिसका देगा तो ऊपर नहीं जोड़ेगा। बात आता है सर आपको कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला, ये डबल एल यहां भी है, डबल एल यहां भी है, डबल एल यहां भी है, और डबल एल यहां भी है। आप ही बताओ, डबल एल पहले यहां थे, फिर कोने में चले गए, अब ऊपर जाने चाहिए, फिर नीचे आ गए, फिर आगे चले गए, मुझे ऐसे पता चला। तो डबल एल यहां नहीं है, इसको कट कर दो, बाकी सब में है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी। अभी ये जो है ये अभी ऊपर है, फिर उसके बाद ये यहां है, देखो यहां ये रहे, इसका मतलब है यहां से नीचे भी आए होंगे, नीचे तभी तो प्रमोशन होके वहां गए, तो ये भी जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मिलेगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे कौन, दो। अब आगे भी ज्यादा सोचनी नहीं, यहां कौन आएगा, अरे जो ये यहां आया है, यही तो यहां ऊपर रहा होगा, क्योंकि इसको भी तो यहां से फिर उसने आगे फेंका होगा, तो यही वाला, क्योंकि वो ऊपर जोड़ रहा है, ऊपर जोड़ रहा है, ये वाला हिस्सा तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये वाला हिस्सा यहां मिलेगा ऊपर बैठा हुआ, तो ये भी गलत हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलो, अब था भाई आपका मैथ, 15 क्वेश्चन थे, पूरा पैटर्न वही करवाया था एयरफोर्स वाला ही, 12 क्वेश्चन मैथ के हैं, इसको करते हैं फटाफट। लो जी, उसने कहा क्वेश्चन में, इफ सोनू इज ड्राइविंग द कार एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से कार चला रहा है, देन इन हाउ मच टाइम विल सोनू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 936 किलोमीटर, 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर करेगा। स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दिया, टाइम पूछ लिया, क्या पूछ लिया, हाउ मच टाइम, टाइम पूछ लिया। अरे स्पीड दे दी
और आपको डिस्टेंस दे दी, टाइम पूछ लिया, टाइम का फॉर्मूला तो आप बता सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस दिया 936 किलोमीटर और स्पीड दिया 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर आवर में ही बदल लो, इसको भी किलोमीटर आवर में बदल लो। क्यों? क्योंकि आपके आंसर सारे आवर में है। किलोमीटर पर आवर में बदल लो, 18/5 किलोमीटर पर आवर। जिसको नहीं पता वो याद रखना, कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 की गुणा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर में रिजल्ट बढ़ा जाएगा तो 18 ऊपर, मीटर पर सेकंड में नीचे, क्योंकि रिजल्ट छोटा। बस हो गया। 5 से कटा कितनी बार? 4 बार। अब 18 से या 4 से ही काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 18 एकम कितना? 18, और बचा कितना आपका? 5 और 4, 18 तिये 54, 13 घंटे आंसर। लो जी, इसको सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास रूल है, सीधा लगा दो, ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व कर लो। बोर्ड मास में पहले डिवाइड सोल्व होगा, कितना आया? 2 आया। माइंड कैलकुलेशन करो, मेंटल कैलकुलेशन का यूज करो, पेन का यूज मत करो, बिल्कुल इजी है। 2 से 4 कटा कितनी बार? 2 बार। अब 2 बार ये कटा, अब तो सारा प्लस माइनस है। 2 बार ये कटा, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। 4 में 3 जोड़ा 7, 7 1/4 ये लिख लो आप अपने रफ शीट पे, और यहां 5 1/2 और बीच में है माइनस। अब देखो दो तरीके हैं, या तो 7 में से ये 5 गया तो कितना बचा? माइनस का 2, लेकिन ये कितना है? आधा, और ये चौथाई, तो चौथाई और घटेगा तो 1/4 बचेगा। लेकिन आपको पता नहीं होगा 1/4 क्या होता है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो आप इसको लिख लो, 5 1/2 बचा, और माइनस यहां कितना बचा था आपका? ये था आपका 2, 4 गया था 7 1/4, यानी कि कितना हो गया? 5 दूनी 10, 11/2 माइनस 7 चौक 28 और 1 29/4। एलसीएम ले लो 4, 2 से 2 बार, 2 की गुणा ऊपर, 22 माइनस 29, 22 माइनस 29 कितना बच गया? माइनस का 7/4। देखो, चक्रवर्ती ब्याज पर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 वर्ष में कोई धन स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे वो कहता है कंपाउंड जो होता है एनुअली होता है, छोड़ो इसको, तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 125? 125 कितने समय में होगा? देखो, माना धन जो है वो 1 है, 1। अब ये 5 गुना हो गया, 1 से 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया कितने साल में? 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स में 5 गुना यानी कि 5 हो गया। अब देखो सीआई में क्या होता है, जो भी धन होता है वो सेम टाइम पे सेम गुना होता है। अगर ये 3 साल में 5 गुना हुआ है, 3 साल में 5 गुना हुआ है, अगले 3 साल में फिर 5 गुना हो जाएगा, फिर 5 गुना हो जाएगा, यानी 25। अगले 3 साल में फिर 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 गुना हो जाएगा, 125। तो उसने यही कहा था 125 गुना कितने समय में होगा? 3 3 6 3 9, तो 9 साल में हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, YouTube पे वो पढ़ा दूंगा, लेकिन जितने टाइप कराऊं उन टाइप को अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने वे लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, दो संख्याओं का HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 24 168, ये पढ़ा चुका हूं मैं YouTube पे। HCF 24 दे दिया, HCF 24 और एलसीएम दे दिया 168, कोई बात नहीं। नंबर कहता है कि नंबर का रेशो 1 और 7 है, माना x और 7x मान लो, माना नंबर x और 7x है, बड़ा नंबर पूछा है। पहले फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, अगर कभी भी आपको HCF एलसीएम दिया है और दोनों नंबर दिए हैं तो फॉर्मूला लिखवाया है a इंटू बी इज इक्वल टू h इंटू एल, यानी पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर HCF गुणा एलसीएम, बिल्कुल कराया है। और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी यूट्यूब की क्लास तो जितने फॉर्मूले कराऊं, जितने टाइप कराऊं, उनकी प्रैक्टिस बार बार करो, रट दो उनको, वहीं से आएगा क्वेश्चन। तो यह आया 24 गुना 108 और बराबर आ गया आपका, सॉरी नंबर तो x और 7x माने थे, और 24 गुना 168। अब देखो 7 से इसको काट लो, 7 दूनी 14, 2 8, 7 चौक 28, x आया 24। अगर x 24 आया तो उसने पूछा था बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है? 7x, 7 गुणा 24, 24 सत्ते मुझे बता दो कितना होता है, 108 या 168? हमें पता ही नहीं सर, पहाड़े आते ही नहीं हमें, तो कोई बात नहीं, मुझे आते हैं, ठीक है, 168। देखो, यदि किसी वस्तु को इफ द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम, परचेज यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस भाई 220 रुपए था,
फिर आपने प्रॉफिट कमा लिया 20% का, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। 220 में खरीदी, 20% का कमाया प्रॉफिट, 22 दूनी 44, यानी 44 रुपए। तो 44 में जोड़ा, कितने बेच दिया? 264 रुपए में बेच दिया। बिल्कुल सीधा आंसर। ये देखो, वो कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 21, 12 एंड 16। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दी किसी कमरे की। वो कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोड। तो बड़े से बड़े साइज की रोड जो इसके अंदर रखी जाए, इसका डायगोनल। ये भी मैंने आपको 3D में पूरा पढ़ा दिया था यूट्यूब पे, जिसने नहीं पढ़ा याद रख लो। तो लॉन्गेस्ट रोड होगी, लॉन्गेस्ट रोड, वो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल। ठीक है, और डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी कमरे की, तो लॉन्गेस्ट रोड ये आएगी इसके अंदर। अब इसमें आपको क्या करना है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। अब इसको अंदर अगर आप जोड़ते हो, ऐड करते हो, 6 4 10 और 1 11, कैरी करोगे 1 5 और 4 9, 9 और 4 10 और 4 14, कैरी करो 1 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8, 841। सबको पता होगा 29 का होता है। अगर नहीं भी पता तो आपको ये देखो किसके नजदीक है, ऐसा नंबर जिसका आपको पता हो। भाई 30 का तो सब हिसाब लगा लेंगे, 30 का 900 होता है, ये 30 से थोड़ा छोटा है, तो 30 से थोड़ा छोटा जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये बहुत छोटा हो गया, इसको सबको पता है, तो आंसर ये गया। यूवी का रेशो दे दिया, वीडब्ल्यू। एक बात बताओ, यूवी दे दिया और वीडब्ल्यू दे दिया, यू का मान दे दिया, डब्ल्यू पूछ ले। रेशो में भर भर के क्वेश्चन कराए थे। इसमें देखो ये वी दोनों जगह है, यहां वी का मान कितना है 4 और यहां वी का मान कितना है 9, इसको बराबर कर लो। 9 और 4 का एलसीएम होता है 36, तो इसका मतलब है इसको 36 बना लो, तो यहां बना लेंगे 36। ठीक है, सॉरी ये 7 था यहां। ठीक है, तो आपने क्या किया, v का मान देखा, v का मान कहां पे क्या था, v का मान यहां 7 है और v का मान यहां 9 है। तो आपने देखा 9 और 7 का एलसीएम तो भाई 63 ही होता है। इसका मतलब है इनको इक्वल बना लो, 9 और 7 का एलसीएम 63 बना लो। 63 बनाने के लिए गुणा 9, 63 बनाने के लिए गुणा 7। लेकिन ग्रुप जिगरी यारो जो ये होता है रेशो, जिगरी यारो का ग्रुप है। अगर जिगरी यारो का ग्रुप है, अगर यहां गुणा 9 है तो यहां भी गुणा 9 कराना पड़ेगा। इसकी शादी कराई है तो इसकी भी शादी करानी पड़ेगी। ठीक है, हो गया। तो यू वी डब्ल्यू सारा आ गया, लो यू आ गया 9 चौक 36 और जी वी आ गया 9 सत्ते 63 और डब्ल्यू आ गया 7 सत्ते 49। किसकी वैल्यू दी है, डब्ल्यू की, डब्ल्यू यानी लास्ट वाले की, सॉरी यू की। तो यू की वैल्यू दी है। अब यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है कितनी 72, लो जी इसकी वैल्यू दे दी 72, तो गुणा 2, बस तो सबके मान आ जाएंगे। गुणा 2 गुणा 2, किसका पूछा है, डब्ल्यू का पूछा है, तो 98 आंसर। सारे ओरली होने के हैं, प्रैक्टिस अगर तुम्हारी ठीक है और आते भी ऐसे ही है। 1 2 क्वेश्चन अच्छा आता है, रीजनिंग फंसाएगी, मैथ तो इजी रहता है। यदि पी क्यू से 40% कम है, देखो बिल्कुल इजीली बता देता हूं, पी क्यू, वो कहता है पी 40% कम है क्यू से, क्यू को 100 माना तो पी हो गया 40, तो काट दो 20 से 2 और काट दो 20 से 5, रेशो आ गया। अब वो कहता है बताइए क्यू भाई साहब पी से कितना परसेंट ज्यादा है। किसके बारे में पूछा, क्यू के बारे में, कि क्यू कितना ज्यादा है, तो क्यू कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किस भाई साहब से, पी से। तो जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर, और जिससे कंपैरिजन कर रहा है किससे, पी से, वो नीचे। तो क्यू कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, पी से। ठीक है, परसेंटेज में पूछा, गुणा 100 कर दो, तो 2 से कितनी बार कटा 50, तो कितना आ गया 150%। ठीक है, हाँ पी सॉरी 40% कम दिया था। तो देखो, तो यहां पे उसने कहा है जो पी है क्यू से 40% कम है, यानी ये 100 तो ये होगा 60, 40 कम है ना। चलो, तो 20 से कितना 3 और 20 से कितना 5। अब वो कहता है क्यू कितना ज्यादा है, तो क्यू कितना ज्यादा है 2, किससे, पी से, 3 गुणा 100। वैसे तो 1/3 मैंने आपको रटाया है, 33 होता है, लगभग 33%, तो उसका 2 गुना लगभग 66 ये गया। ठीक है, पूरा सोल्व करना है, कर लेना। अब देखो सिली मिस्टेक कैसे होती है, अगर ऑप्शन में 150 होता, मेरा आंसर अभी 150 आया था जस्ट पहले, अगर 150 होता तो मैं 150 ही लगा के जाता। इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। किस्मत ठीक थी, नहीं मिला तो रीचेक कर लिया। देखो, वो कहता है 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ता है, यानी 22 छात्र थे, सबके पास 1-1 किलो ज्यादा आ जाता है। एक मिठाई मान लो, सबके पास 1-1 मिठाई बढ़ जाती है। अब अचानक मिठाई कहां से बढ़ गई, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागी, कहां से ये मिठाई आई, तो पता लगा एक शिक्षक जो है वो ग्रुप में शामिल हो गया था। शिक्षक का वजन शामिल हुआ तभी इनके पास सब बढ़ा, तो एक शिक्षक ग्रुप में शामिल हो गया था। यदि 22 छात्रों का जो समूह का प्रारंभिक औसत था, देखो भाई जो 22 छात्र थे इनका एवरेज था 31 kg,
एवरेज का मतलब होता है हर एक का हिस्सा। तो 22 छात्रों का एवरेज 31 केजी था, मतलब हर एक के हिस्से में 31 किलो आ रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक शिक्षक आया, अगर उस शिक्षक का वजन 31 किलो ही होता, अगर शिक्षक का वजन 31 किलो होता, एवरेज पे कोई फर्क ना पड़ता भाई साहब। कारण क्योंकि सबका एवरेज 31 है, टीचर भी 31 लेके आता, तो एवरेज पे नो चेंज। लेकिन हुआ क्या, उस टीचर के आने से सब पे 1-1 किलो बढ़ गया। सब पे किन पे, अब देखो टीचर के आने के बाद बढ़ा, अगर टीचर के आने के बाद बढ़ा तो 22 तो ये बच्चों का बढ़ा, सबका 1-1 किलो बढ़ा, तो 22 गुणा 1 22 तो ये, और एक टीचर का खुद का भी होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे गुणा 22 में नहीं करेंगे, गुणा 23 में करेंगे। 23 गुणा 1, सब पे 1-1 किलो बढ़ा। ठीक है, तो फिर देख लो शिक्षक का वजन कैसे निकालेंगे। 22 छात्रों का एवरेज वेट था 31, मैंने माना शिक्षक का भी 31 है, लेकिन शिक्षक के ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद, शिक्षक के ज्वाइन करने के बाद कितने लोग हो गए, 23। अब जैसे ही शिक्षक ने ज्वाइन किया और वो 23 बंदे हो गए, तो पाया गया सबका वजन 1 बढ़ा है। तो उन 23 के 23 का 1-1 बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 23। तो किसकी वजह से, शिक्षक की वजह से। तो ये क्या हो गया, 31 + 23 54। इसमें भी बहुत बच्चे क्या लगा देते हैं, 53 लगा देते हैं। कारण क्योंकि उनको लगता है कि सर 22 छात्रों का ही तो औसत वजन जो है बड़ा था, कि 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अगर शिक्षक का वजन शामिल करने के बाद बढ़ा है, तो उसमें शिक्षक का वजन भी हम ऐड करेंगे, यानी कि हम उसमें कितना लेंगे, 23 लेंगे। तो 31 पहले माना प्लस 23, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल डाल दिया उसने, ये 53 भी डाल दिया और 54 भी डाल दिया। लैंग्वेज के हिसाब से कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 53 भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूं जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस हिसाब से इसका आंसर निकाला जाता है। चलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया है। देखो ये अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो थीटा का मान बताइए। ये टाइप आज कराऊंगा मैं आपका। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया है, तो सीधा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक और होता है उस पर भी लगता है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां फॉर्मूला लग के खुल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये खुल जाता है फॉर्मूला। अब देखो अगर सेक प्लस टेन का मान 5 है तो इसका मान आएगा 1/5, अगर सेक माइनस टेन का 5 है तो इसका आएगा 1/5, यानी एक का देगा इसका 5 तो 1/5, ये 5 तो ये 1/5, और सेम फॉर्मूला ये भी खुलता है। तो याद रखना ये टाइप बहुत बनता है, अगर कभी भी सेक प्लस 10 5 दिया तो सेक माइनस 10 1/5, अगर सेक माइनस 10 1/5 दिया तो उल्टा 5, ऐसे ही कोसेक और कोट में होता है। ठीक है, हालांकि आज शाम को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, हो सकता है उसमें इसका नंबर आ जाए, आज नंबर ना आया तो कल आएगा। अब दोनों इक्वेशन हो गई तो इनको जोड़ दो, 2 सेक थीटा और ये हो गया 5 प्लस 1/5, एलसीएम लेके लिखो 26/5, 2 से कट गया कितनी बार, 13 बार, तो सेक थीटा कितना आया 13/5। क्या पूछा था उसने, उसने कहा है टेन थीटा, सॉरी यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, टेन थीटा पूछा है। अरे सेक का मान तो आपके पास आ गया, वैसे तो टेन डायरेक्ट यहीं से आ जाता, माइनस कर देते, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, ये तो हुआ हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये हुआ आपका बेस यानी कि आधार, तो यहां से परपेंडिकुलर निकाल लो, ट्रिपलेट से निकल जाएगा सीधा 12। आज सिखाऊंगा शाम वाली क्लास में, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता पाइथागोरस याद रख लो, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यहां से निकलता है। आपके पास हाइपोटेनियस था 13, बेस था 5, परपेंडिकुलर वहां से निकाल लो। ठीक है, और टेन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधा आंसर 12/। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का आ गया। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट, 5 ब्लैक और 6 व्हाइट बॉल है बैग के अंदर, किसी थैले के अंदर। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से 2 बॉल अचानक निकाली जाती है, अचानक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो व्हाइट हो। देखो भाई अगर एक बॉल निकाली जाती, सपोज करो एक निकाली जाती, 5 ब्लैक थी और 6 व्हाइट थी, अगर वो कहता एक निकाली जाती है, तो ये बताओ कितने में से निकाली जाएगी, बैग के अंदर टोटल कितने में से निकाली जाएगी, 6 और 5 11। एक बॉल निकाली उसने, कितने में से निकलेगी आपकी 12 में से, तो सॉरी 6 और 5 11 में से, 11 में से।
ठीक है। और वो कहता है कि जो ये बॉल निकाली गई इसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/11। अगर कहता ब्लैक होने की तो 11 में से 5। यानी आता क्या है, ऊपर तो आता है आपका फेवरेबल आउटकम, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाह रहा आपको, खामा खां की बात है, फेवरेबल आउटकम और नीचे आता है टोटल आउटकम, ये आता है। ठीक है, टोटल आउटकम यानी कि टोटल मौके कितने हैं, तो टोटल मौके 11 बॉल है तो 11 मौके आपके पास है, ये तो आ गया नीचे। अब उसने कहा वो व्हाइट होनी चाहिए, तो व्हाइट निकालने के मौके कितने अच्छे हैं, तो ये तो आ गया जब वो सिंगल बॉल ड्रॉ करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर वो रेड का पूछता, सॉरी ब्लैक का, तो 5/11 आ जाता है, सिंगल पे है। और बहुत बच्चों ने इसका आंसर 6/11 लगाया भी होगा, लेकिन दिक्कत यह यहां पे जो है वो पूछ रहा है कि 2 बॉल निकाली गई। अब अगर 2 बॉल निकाली गई तो नीचे आपका जो आएगा टोटल आउटकम आएगा, तो कितनी थी 11, 11 में से 2 निकाली गई, 11C2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका है क्रमचय यानी कॉम्बिनेशन यानी संचय, इसका यूज होगा। लेकिन छोड़ो आप सीधा देखो कितनी निकाली 2, तो टोटल आउटकम नीचे आता है, तो 11 में से 2। लेकिन वे कैसी हो, व्हाइट हो, अगर व्हाइट हो तो व्हाइट कितनी है 6, तो 6 में से 2, तो नीचे तो आता है टोटल आउटकम। आपने 2 निकाली, देखो 1 निकाली तब क्यों नहीं आया आंसर, 1 पे भी यही होता है, 1 बॉल निकाली तो 11C1 और वो व्हाइट हो 6C1, लेकिन 6C1 6 ही होता है और 11C1 11 ही होता है। ठीक है, अच्छा अब 2 निकालेंगे तो फिर आएगा 2, 3 निकालेंगे 3, 4 निकालेंगे 4, ऐसे चलेगा। अब आपने देखा नीचे आया 11C2 और ऊपर आया 6C2। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 6 से शुरू करके 2 बार लिखो उल्टा, जैसे फैक्टोरियल नहीं होता, फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो इसको ऊपर वाले नंबर को 2 बार लिख दो घटते क्रम में। यहां 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार घटते क्रम में, तो इसको घटते क्रम में 2 बार लिखो, 6 गुना 5। इसको भी घटते क्रम में 2 बार लिखो, 11 गुना 10। ये कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, क्योंकि जब सेम होते हैं बेस तो बेस कट जाते हैं। अगर पूरा करना है तो पूरा ऐसे करो, पहले 6 को घटते क्रम में 2 बार, 6 गुना 5, फिर 2 को घटते क्रम में 2 गुना 1। अच्छा 11 को घटते क्रम में 11 गुना 10 और 2 को घटते क्रम में 2 गुना 1, लेकिन ये इससे कट गया। ठीक है, 5 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, तो आंसर कितना आया 3/11। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है टेंशन नहीं लेनी, अगर 1 बॉल निकालता तो नीचे आता 11C1, व्हाइट होनी चाहिए तो 6C1, घटते क्रम में 1 बार 6, घटते क्रम में 1 बार 11, ये आंसर हो जाता है 1 बॉल निकालता। 2 निकाली तो 2, 3 निकाली 3, 4 निकाली 4, 2 है तो 2 बार घटते क्रम में, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। अच्छे से इसको देखना, क्लियर हो जाएगा। बाकी ये पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। ये सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल बच्चों वाला है, इसमें कभी भी जब देखो, ये देखो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट ऐसे चल रहा है, पीछे की साइड से सोल्व करो, तो पीछे इतने को सोल्व करो, रूट में से 225 बार आएगा 15 बन के, 15 जुड़ेगा इसमें, क्योंकि 274 प्लस 15, 274 प्लस 15 289। अब 289 से बाहर आएगा 17, 17 जुड़ेगा इसमें, इस रूट के अंदर है ना पूरा, 17 जुड़ेगा इसमें, ये हो गया 49, बाहर आएगा 7, 7 जुड़ेगा इसमें, 4 बाहर आएगा 10, तो आंसर आ गया 10। तो यह आपका सिंप्लीफिकेशन का था। ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट हुआ 27 का, और साथ में आपका जीके का भी हो गया था। तो टोटल हो गया आपका रागा प्रैक्टिस सेट 1। 10 मॉक हमने बोला कराएंगे और कोशिश करेंगे 10 में से 20 नंबर का तो फंसवाई दे, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, लेकिन हम करके रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब आपको करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो आपने अभी पढ़े नहीं, मैथ में हो सकता है वहां दिक्कत आए, वो मैं पढ़ा दूंगा अभी। जैसे प्रोबेबिलिटी में हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, वो मैंने पढ़ाया नहीं। SI CI वाला अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं, तो वहां दिक्कत हो सकती है। आज एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, अभी वो भी नहीं पढ़ाया, वहां दिक्कत आ सकती है। लेकिन आने वाले 7, 8, 10 दिन में, यानी कि 15, 16 तारीख तक मैं पूरा सिलेबस आपका फिनिश करा दूंगा मैथ वाला। ठीक है, पेपर से लगभग 1 सप्ताह पहले हो जाएगा। अब वो हो जाएगा, साथ में प्रैक्टिस हो गई। रीजनिंग के लिए मैंने बताया जो मॉक में करा रहा हूं 25, उससे बाहर नहीं आएगा। सच बताऊं, चाहे आप इसको ना भी देखो, रीजनिंग उन 25 से बाहर नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे नालायक निखट्टू बच्चे हैं जिन्होंने वे 25 मॉक नहीं देखे, और वो अब चाहते हैं गुरुजी कुछ नहीं आता, बस थोड़ी इज्जत सी बचा लो हमारी, वो ये 10 देख लेना, तो तुम्हारी इज्जत तो बचा ही लेंगे कम से कम। ठीक है ना, तो बस ये डेली इसी टाइम अपलोड होगा, शाम को 8 बजे ही। 8 बजे अपना डिनर करके आराम से लेट के बैठ के इसको देखो, डेली इसी टाइम अपलोड होगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।